Good morning student. This is the lecture 2 of the chapter 5 surface chemistry. In the last video we have discussed about the basic of surface chemistry like what is adsorption, what is absorbent and adsorbate, है ना. I hope it is clear to you. Adsorbate और क्या पढ़ा था, adsorbent. ठीक है, क्या होता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेट मतलब जो एड्जॉर्ब हो रहा है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक एक्टिवेटेड चारकोल है. ये चारकोल जो है गैस मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कर रहा है. सो ये चारकोल क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट हो गया, है ना. जिस सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जिस सब्सटेंस के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज एड्जॉर्बेंट, और जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज एड्जॉर्बेट. ठीक है, तो यहाँ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एड्जॉर्बेट और ये जो चारकोल है इट इज़ एड्जॉर्बेंट, है ना. ब्लैक बोर्ड के और चौक के केस में ब्लैक बोर्ड क्या है, एड्जॉर्बेंट है, और ये जो चौक है दैट इज एड्जॉर्बेट. ठीक है, तो ये एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट का फंडा अगर क्लियर होगा तभी आगे हम लोगों को समझ में आना है एड्जॉर्प्शन. ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इट इज़ टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. एग्जाम में अक्सर डिफरेंस आता है. दो टाइप के एड्जॉर्प्शन होते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन. इनका डिफरेंस आता है जनरली एग्जाम में. ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन को. ओके, सो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन लिक्विड, ऑन सॉलिड सॉरी. ठीक है, गैसेस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड के सरफेस पे. तो यहाँ पर गैसेस क्या हो गए, एड्जॉर्बेट हो चुके हैं, एड्जॉर्बेट है, और सॉलिड जो होंगे वो होंगे एड्जॉर्बेंट. ठीक है, तो गैसेस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड सरफेस पे. ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं. एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन, है, शॉर्ट में बोलते हैं. फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हमने मिला दिया है और उसको हम बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन. ठीक है, अब ये फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट है उनके बीच फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपने ठंडे पानी की बॉटल आपने फ्रिज से निकाली बॉटल ठंडे पानी की और उसको रख दिया बाहर निकाल के टेबल पे रख दिया, तो यू कैन सी कि उसकी जो सरफेस है बॉटल की सरफेस पे क्या होते हैं, पानी की बूंदें आ जाती है, वाटर, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. अगर इस तरीके से बॉटल है, ठीक है, तो आप देखोगे ठंडा पानी है तो उसकी बॉटल के सरफेस पे इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, होते हैं कि नहीं. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजियोजॉर्प्शन. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं वो आके इस बॉटल के सरफेस पे क्या हो गए हैं, एड्जॉर्ब हो चुके हैं. तो यहाँ पर हो रहा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है. ये वाटर ड्रॉपलेट्स और ये जो बॉटल है उनके बीच कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं बना हुआ है, बस ये फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट है. यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड है जो बोलते हैं हम उसको वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके बीच क्या है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजियोजॉर्प्शन. ठीक है, क्या होता है इसमें, when the particles of the adsorbate are held to the surface of the adsorbent by the physical force. ठीक है, दोनों जो है किससे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, फिजिकल फोर्स से, such as van der Waals force of attraction. The adsorption is called physiosoption. ठीक है, जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट में एक फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या रहता है, इट इज़ हेल्ड टुगेदर, उसको हम बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन. यहाँ पर वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, सो दैट इज़ फिजियोजॉर्प्शन. समझ में आया, बहुत ईजी है. जो एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जो एड्जॉर्बेट है उनके बीच क्या होता है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फिजियोजॉर्प्शन. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. फिजियोजॉर्प्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं एड्जॉर्बेंट में हेल्ड होते हैं, मीन्स वहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं बाय दी फिजिकल फोर्स, और उनके बीच फिजिकल फोर्स होता है जैसे कि वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अ फिजियोजॉर्प्शन. तो केमिकल ऑप्शन क्या होगा, उसमें क्या होगा, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच ना केमिकल बॉन्ड बन जाएगा.
ठीक है। यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, बट फिजियोज ऑप्शन में क्या बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। सो व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल प्रोसेस, बाय केमिकल बॉन्ड, द एड्सॉर्प्शन इज टर्म्ड एज केमियोजॉर्प्शन। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं केमियोजॉर्प्शन। वहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। पर जब केमिकल जो एड्सॉर्प्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन से पहले ना फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, उसके बाद ही क्या बनता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है। जैसे उसका एग्जांपल आप दिया हुआ है, जैसे मेरे पास एक निकल है, ठीक है, निकल का इस तरीके से एक निकल का सरफेस है, ठीक है। ये निकल के सरफेस है। निकल के सरफेस में मैं बता रही हूँ हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन, हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन, तो गैस का सॉलिड में एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले जो निकल है उसमें जो है हाइड्रोजन आके पहले उनका फिजियोजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो फिजियोजॉर्प्शन होता है तो कैसे होगा, ये निकल है, निकल पे हाइड्रोजन का फिजियोजॉर्प्शन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है इस तरीके से, है ना, हाइड्रोजन का H मॉलिक्यूल्स आ रहा है, यहाँ पर क्या है, उनके बीच सिंगल बॉन्ड है। तो वो किस तरीके से, पहले फिजिकल ऑप्शन होता है यहाँ पर, उसके बाद केमिकल ऑप्शन होता है, ठीक है, फिजियोजॉर्प्शन। तो क्या होगा, पहले जो निकल के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं इस तरीके से, वो हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स से क्या होंगे, बंधे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल के साथ कैसे क्या बना रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड बना रहे हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए मैंने उनको किससे दिखाया, डैश लाइन से। इस तरीके से इसको हम डैश लाइन से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकल जो है और हाइड्रोजन जो है उनके बीच क्या हो रहा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है। हाइड्रोजन जो है इस निकल से एक वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस तरीके से हेल्ड हो गया, ओके। अब क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, अब इनमें क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका क्या होगा, फाइनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉलिड बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जब केमिकल ऑप्शन होता है, केमियोजॉर्प्शन होता है, केमियोजॉर्प्शन, तो केमियोजॉर्प्शन में सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, उसके बाद फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बाद क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक और नए बॉन्ड का बनना, और उसके बाद फाइनली हमको केमिकल एड्सॉर्प्शन मिलता है। यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो हाइड्रोजन जो है वो निकल के साथ परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं केमिकल्स ऑप्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं केमिकल्स ऑप्शन में। सो केमिकल्स ऑप्शन में क्या होता है, या केमिज ऑप्शन में क्या होता है, केमिज ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं एड्सॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये केमिज ऑप्शन जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। यहाँ पर जो केमिज ऑप्शन है इट इज़ स्ट्रॉन्ग वन, जबकि फिजिकल्स ऑप्शन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच। जबकि यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच, ठीक है। तो निकल में हाइड्रोजन का जो एड्सॉर्प्शन है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। निकल और हाइड्रोजन जो गैस है वो निकल में जो एड्सॉर्प्शन होता है उसका, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इट इज़ हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, वहाँ पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा,
ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और निकल का, ठीक है, हाइड्रोजन का हम एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं निकल के सरफेस पे, है ना। निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ निकल लिया है, ठीक है। सो हाइड्रोजन इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, ये है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, उसका हम एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं निकल पे, ठीक है। तो सबसे क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। निकल और हाइड्रोजन के बीच क्या बनेंगे, एक टेम्पररी यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, निकल और हाइड्रोजन, जिसको हमने किससे दिखाया है, डैश्ड लाइन से। जबकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, परमानेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इनका केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा, मतलब आपको यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। जब तक आप हीट नहीं दोगे तब तक ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, है ना। तो जब आप यहाँ पर कुछ हीट या एनर्जी देते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन और निकल के बीच क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। सो केमिकल एड्जॉर्प्शन में हमको एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन में। तो पहले तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है केमिकल एड्जॉर्प्शन करने के लिए, ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो और उसके बाद फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। निकल और हाइड्रोजन के बीच क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। क्लियर हुआ केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच, ठीक है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है, देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ यूनिवर्सल। हर एक एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। सो यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच क्या बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। सो दे आर वेरी टाइटली हेल्ड टुगेदर, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसका क्या है, दिस एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द निकल सरफेस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है कि जो ठंडे बॉटल है उसके चारों तरफ जो पडल ऑफ वाटर जम जाते हैं, ओके, वो एग्जाम्पल है फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, ठीक है। सो दीज आर केमिकल एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब हम इनमें दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक का, वो है डिफरेंस बिटवीन केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना वो बोलता है कि इस पॉइंट को लेकर बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे पूछ सकता है कि दोनों के फोर्सेस के बारे में बताओ कि दोनों में किस टाइप का फोर्स लगता है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड बनता है। सो ऐसे वो पूछ लेता है कि दोनों का डिफरेंस बताओ ऑन द टॉपिक टेम्परेचर, ठीक है। दोनों को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करो, या दोनों को एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करो। तो हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इस डिफरेंस का, ठीक है। तो चलो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस के साथ ही साथ हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेंगे। आपकी बुक में अलग से दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोसॉर्प्शन, तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है ये भी, ठीक है। तो मैं उसका डिफरेंस के साथ साथ उसका प्रॉपर्टीज़ भी बताते जाऊंगी आपको। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना है हमको। आप अपनी बुक भी ले सकते हैं, आपकी बुक में भी डिफरेंस दिया हुआ है, सो आप वहीं से नोट डाउन करेंगे टेबल 5.1, ठीक है। सो आप ओपन कर लीजिए अपनी बुक टेबल 5.1, जिसमें हम लोग एक एक करके डिफरेंस देखेंगे फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में, ठीक है। सो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको पहला बता ही दिया है कि इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। फिजियोसॉर्प्शन क्यों होता है, वॉन डर वाल फोर्सेस की वजह से होता है, जबकि केमिसॉर्प्शन क्यों होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे अभी मैंने दिखाया कि एब्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। जैसे निकल और हाइड्रोजन के बीच क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो निकल पे एड्जॉर्ब हो गया,
ठीक है। सो ये जो होता है केमिसॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड की वजह से फॉर्मेशन होता है उसका, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दी वॉन डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अगला टॉपिक है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कौन सा? फिजिसॉर्प्शन जो है स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कोई भी गैस किसी भी सॉलिड पे कुछ एक्सटेंट तक क्या हो सकती है? एड्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, कोई भी गैस किसी भी सॉलिड पे एड्जॉर्ब हो सकती है कुछ एक्सटेंट तक, उसका फिजिसॉर्प्शन हो सकता है। बट जो केमिसॉर्प्शन है इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक क्यों? कोई भी गैस जो है वो सॉलिड पे तभी एड्जॉर्ब होगी जब उनके बीच केमिकल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, केमिसॉर्प्शन कब होगा? जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच क्या बन सकता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अगर दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता सो केमिसॉर्प्शन उन दोनों के बीच पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर क्या है? एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच केमिकल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो उस केस में केमिसॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि केमिसॉर्प्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड का, पर ये दोनों जब केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं सकते तो केमिसॉर्प्शन वहाँ पर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो इसलिए बोला इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक है, उन्हीं के बीच, उन्हीं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच केमिसॉर्प्शन हो सकता है जिनके बीच केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन इन दोनों के बीच पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर केमिसॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हमको ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन करवाना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जो मेटल्स हैं उसका यूज़ करते हैं। जबकि अगर हमको हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन कराना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम, ये सब क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो अगर हमको हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन कराना है तो हम ट्रांजिशन मेटल्स यूज़ करेंगे। अगर हमको ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन कराना है तो हम सिंपल जो मेटल्स हैं ग्रुप 1 2 के उनका यूज़ करते हैं। तो हाईली सेलेक्टिव होते हैं यहाँ पर, है ना? सिलेक्शन समझ में आ रहा है ना? अगर हमको ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन कराना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? मेटल्स। अगर हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन कराना तो हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये हाईली सेलेक्टिव है, यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है कि इसका कराना है तो ये, इसका कराना है तो ये। तो गैस के हिसाब से हम सरफेस चूज़ करते हैं कि अगर हमको इस गैस का एड्जॉर्प्शन कराना है तो हमको ये वाला मेटल सरफेस यूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जो केमिसॉर्प्शन है इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, जबकि स्पेसिफिक नहीं है किसी भी गैस का एड्जॉर्प्शन सॉलिड के सरफेस पे कुछ एक्सटेंट तक पॉसिबल है। फिजिसॉर्प्शन पॉसिबल है। ठीक, समझ में आया कि वाई इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, वाई इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। क्लियर हुआ? अब अगला देखते हैं, फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिवर्सिबल है, जैसे अभी बताया मैंने कि बॉटल रखा आपने, बॉटल के चारों तरफ पानी आ गया, ठंडे पानी की बॉटल रखा तो पानी चारों तरफ, वहाँ पर वाटर वेपर जो था वो कंडेंस हो गया, है ना? जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स थी वो कंडेंस होके उस बॉटल के चारों तरफ एड्जॉर्ब हो गया। ठीक है, इतना समझ में आता है? अब देखो, जैसे अगर आप उस बॉटल को गर्म करोगे तो क्या होगा? वो वाटर वेपर जो वाटर का जो कंडेंसेशन हुआ है वापस से किस में चेंज हो जाएंगे? वेपर में चेंज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? जैसे हमने अभी क्या किया, गैस का एड्जॉर्प्शन हुआ सॉलिड में, ठीक है, तो क्या बना? गैस सॉलिड, मतलब गैस जो है अब सॉलिड में है। ठीक है, तो ये तो ये हुआ हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। पर जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, इसको वापस से जब गर्म करोगे तो गैस अलग हो जाएगा और सॉलिड अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम बोल रहे हैं फिजिसॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल इन नेचर। जैसे अभी बताया कि अगर आपने पतीला लो, पतीले में ठंडा ठंडा पानी डाल दो तो पतीले के चारों तरफ क्या होगा? देयर विल बी वाटर कंडेंस, वाटर का क्या हो जाएगा? उसके चारों तरफ कंडेंसेशन हो जाएगा। अब उसको गर्म करो, गर्म करने से क्या होगा? जो चारों तरफ वाटर जमा हुआ था वापस से किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। सो जो फिजिसॉर्प्शन है वो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। गैस और सॉलिड आपस में मिला के गैस सॉलिड बना दो, सो गर्म करो तो फिर से वापस क्या बन जाएगा? गैस अलग हो जाएगा और सॉलिड अलग हो जाएगा। सो फिजिसॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल इन नेचर, जबकि जो केमिसॉर्प्शन है इट इज़ इरिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पर देखो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पता है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं, पर जनरली केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है।
हम बोलते हैं ना केमिकल चेंज इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे निकल और हाइड्रोजन मिलके निकल हाइड्राइड बना रहे हैं, वहाँ पर एक नया कंपाउंड मिल जा रहा है। तो वापस से फिर से अलग अलग करना उनको क्या है, मुश्किल है। सिर्फ गर्म करने से दोनों फिर से अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। सो केमिसॉर्प्शन जो है इट इज़ इरिवर्सिबल वन, फिर से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, ओके। अब फोर्थ डिफरेंस देखेंगे। फोर्थ डिफरेंस है फिजिसॉर्प्शन का, बुक से देख लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा एब्जॉर्बेट है गैस, या फिर एब्जॉर्बेट लिख सकते हैं, और एब्जॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे? जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है, ठीक है। जो जितने अच्छे से लिक्विफाई हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, पर जो गैस इजीली लिक्विफाई नहीं होते उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन मुश्किल है, ठीक है, पर हाइड्रोजन हो गया उसका एब्जॉर्प्शन इजी होता है। तो जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं उनका एब्जॉर्प्शन इजी होता है, जो गैस इजीली लिक्विफाइबल नहीं है उनका एब्जॉर्प्शन मुश्किल है। तो जो फिजिसॉर्प्शन है किस पर डिपेंड करता है कि गैस कैसा है, वो लिक्विफाइबल है इजीली कि लिक्विफाइबल नहीं है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। केमिसॉर्प्शन भी ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एब्जॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन। ये भी डिपेंड करता है। केमिसॉर्प्शन भी क्या डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट कैसा है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमारा एड्जॉर्बेट इजीली रिएक्ट करेगा सॉलिड सरफेस से तो वहाँ पर केमिसॉर्प्शन हो जाएगा, बट अगर हमारा एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट से रिएक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पर केमिसॉर्प्शन नहीं होगा। तो किस टाइप का एड्जॉर्बेट ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन दोनों, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों ही डिपेंड करते हैं गैस के नेचर पे, जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो कौन सा गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है उस पर दोनों ही डिपेंड करते हैं, ये भी डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो गैस इजीली लिक्विफाइबल है उसका एड्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, फिजिसॉर्प्शन इजी हो जाता है। और इस केस में हम क्या देखते हैं, केमिसॉर्प्शन के केस में हम देखते हैं कि वो जो एड्जॉर्बेट है या जो गैस है वो एड्जॉर्बेंट के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है कि नहीं। अगर इजीली रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड बना सकता है तो वहाँ पर केमिसॉर्प्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो। अब एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एड्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जब भी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है कुछ हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस होने से क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो जो 1 मोल है, सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट है, जब वो एड्जॉर्ब होता है किसी एड्जॉर्बेंट में तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो डेफिनेशन लिखा लेते हैं, आप बाद में लिखा देते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बाद में लिखा देंगे। क्या बोल रहे हैं, जब एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्प्शन होता है, कितना एड्जॉर्बेट है हमारे पास, 1 मोल एड्जॉर्बेट है, ठीक है। 1 मोल एड्जॉर्बेट का जब एड्जॉर्प्शन होता है तो क्या होगा, कुछ अमाउंट में रिलीज होगी एनर्जी। तो जितने अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो इन केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन। सो ठीक, फिफ्थ पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो। यहाँ पर एंथैल्पी लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, लो है फिजिसॉर्प्शन के केस में। जबकि केमिसॉर्प्शन के केस में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई। सो इस केस में एंथैल्पी
ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई। ठीक है, तो ये फिफ्थ डिफरेंस है। तो 5 डिफरेंस समझ में आ गए। पहला डिफरेंस क्या था कि जो फिजिजॉर्प्शन है ये होता है वान डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से, जबकि केमिजॉर्प्शन क्या होता है बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, फिजिजॉर्प्शन जो है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, मतलब कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के सरफेस पे क्या हो सकती है, एड्जॉर्ब हो सकती है, उनका फिजिजॉर्प्शन हो सकता है। जबकि केमिजॉर्प्शन जो है इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वही गैस जो है एड्जॉर्ब होगा जो एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकता है। जैसे अगर हमको ऑक्सीजन गैस का एड्जॉर्प्शन करवाना है तो हम क्या लेते हैं, मेटल्स, और हाइड्रोजन का अगर हमको एड्जॉर्प्शन कराना है तो हम कौन सा मेटल लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल लेते हैं। तो इस तरीके से दे आर हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। फिजिजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब गैस और सॉलिड आपस में रिएक्ट करके क्या हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो जा रहे हैं, पर जब आप उसको गर्म करोगे तो वापस से गैस और सॉलिड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उनका डिसॉर्प्शन हो जाएगा। जबकि इट इज़ इरिवर्सिबल वन। जो फिजिजॉर्प्शन है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस या एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर जो है गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है तो वो इजीली एड्जॉर्ब भी हो जाएगी। ठीक है, केमिजॉर्प्शन भी एड्जॉर्बेट की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर एड्जॉर्बेट जो है एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकता है तो उसका एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है। ठीक, फिफ्थ हमने पढ़ा कि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ही कम है, मतलब एनर्जी कम रिलीज़ होती है। जब फिजिजॉर्प्शन होता है तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, जबकि केमिजॉर्प्शन होता है तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी वजह से एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है केमिजॉर्प्शन में। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ है लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमको टेम्परेचर कम रखना होता है, किस केस में, फिजिजॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर कम होना होता है। क्योंकि आप देखें अभी मैंने एग्जांपल दिया, बॉटल के चारों तरफ पानी है ना, लो टेम्परेचर होगा तभी वाटर वेपर क्या होंगे, वाटर में कंडेंस हो जाएंगे। पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वाटर वेपर कंडेंस हो पाएंगे क्या, नहीं, वो फिर से इवोपोरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, सो इसी वजह से फिजिजॉर्प्शन में लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। सो सिक्स्थ पॉइंट है लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन। यहाँ पर लो टेम्परेचर रखना पड़ता है हमको, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है। इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे फिजिजॉर्प्शन कम होता जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। ये देखो यहाँ पर एक सरफेस है, सरफेस में कोई गैस के पार्टिकल्स इस तरीके से एड्जॉर्ब है, इनके बीच बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको गर्म करोगे सपोज, तो क्या होंगे, इस गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये सरफेस को एस्केप कर जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, खुद सोचो। यहाँ पर क्या है, ये एड्जॉर्बेट है जो गैस पार्टिकल्स हैं, और ये सरफेस है जहाँ पर एड्जॉर्बेंट है। सो दिस इज एड्जॉर्बेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देर इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस गैस मॉलिक्यूल्स एंड एड्जॉर्बेंट। अब आप गर्म करोगे, गर्म करने से इस गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये सरफेस को स्केप करके चले जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ। इसी वजह से जो है इट डिक्रीजेज, द फिजिजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है दोनों का आपको पता होना चाहिए। सो इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रीज़न क्या है, अगर गर्म करेंगे तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो क्या कर जाएंगे, स्केप कर जाएंगे सरफेस को। इसी वजह से इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ इसमें देखते हैं, सेम पॉइंट को इसमें डिस्कस करते हैं केमिजॉर्प्शन में। सो केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन। यहाँ पर लो टेम्परेचर फेवरेबल था, यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल है। ऐसा क्यों है भाई, क्या रीज़न है कि ये हाई टेम्परेचर फेवरेबल है इस केस में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकल का एग्जांपल दिया था मैंने, है ना। अगर निकल का सरफेस है इस तरीके से,
ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन होना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर पहले तो बॉन्ड ब्रेक भी करना है, फिर बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। कोई भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल है केमीज ऑप्शन के केस में, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होना ज़रूरी है, उसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो केमीज ऑप्शन के केस में हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये क्या होता है, केमीज ऑप्शन इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बाद में और इसका देखेंगे केमीज ऑप्शन का केस, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अब अगला है नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। सो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जबकि इस केस में वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमको, है ना, तभी बॉन्ड का ब्रेक होगा। सो इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें ज़रूरत नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया। जो फिजिक्स ऑप्शन है इट डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया। कैसे सरफेस एरिया पे डिपेंड्स करती है, वैसे तो दोनों ही सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। इट ऑल्सो केमीज ऑप्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया। सो बोथ फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। कैसे, अब देखो मेरे पास एक चारकोल है, एक बड़ा चारकोल है। अब इस चारकोल को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, एकदम ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इस तरीके से बड़े चारकोल को छोटे छोटे पार्टिकल। तो आप देखोगे यहाँ पर इतना सरफेस एरिया था, जबकि अब देखो इसको जब मैंने पार्टिकल में डिवाइड किया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना, ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ गया। हर एक का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया सबको ऐड करेंगे। सो जो चारकोल है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया यहाँ पर। अब सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स हर में पूरी तरीके से एड्जॉर्ब हो सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, आप खुद सोचो। एड्जॉर्प्शन, आप खुद ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई बड़ा चीज़ है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, बट आप उसको पीस में डिवाइड कर दो तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कि नहीं। सो इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन बोथ डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया। दोनों को ही, दोनों अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। सो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। बोथ physics option and chemis option increases with increase in surface area. So clear हुआ, it depends on surface area. This chemis option also depends on surface area. अगर हम surface area बढ़ाएंगे तो absorption क्या होगा, बढ़ेगा। आखिरी और लास्ट पॉइंट है जो कि physics option है, it result into multi-molecular layers on adsorbent surface under high pressure. एंड इट केमिज ऑप्शन है, इट रिजल्ट इनटू मल्टी लेयर। ठीक है, सो इसका 10th पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, जबकि ये क्या होता है, it forms monomolecular layer, monomolecular layer। ठीक है, it forms multimolecular layer, it forms monomolecular layer। अब it forms multimolecular layer, it forms monomolecular layer। अभी क्या होते हैं भाई, मल्टीमोलिकुलर लेयर क्या होते हैं और मोनोमोलिकुलर लेयर्स होते क्या है। मतलब ये सपोज एड्जॉर्बेंट का सरफेस है, ठीक है, एड्जॉर्बेंट है ये, तो मोनो लेयर मतलब क्या होगा, इस तरीके से एक ही लेयर होगी एड्जॉर्बेंट की,
ठीक है, कितनी लेयर है, एक ही लेयर है एड्जॉर्बिट की। जबकि अगर हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर में क्या होगा, इस तरीके से पहले एक लेयर बनेगी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, फिर उसकी दूसरी लेयर बनेगी, फिर इस तरीके से तीसरी लेयर भी पॉसिबल है। ठीक है, सो फिजिक्स ऑप्शन में इस तरीके से मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनते हैं, जबकि केमिस ऑप्शन में क्या होते हैं, सिंगल जो है मोनो मॉलिक्यूलर लेयर होता है। ठीक है, सो इट फॉर्म्स, जो फिजिक्स ऑप्शन है इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, जबकि केमिस ऑप्शन कैसा फॉर्म करता है, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन का। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन किसकी वजह से हो रहा है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जबकि केमिस ऑप्शन किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन से। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। लो टेम्परेचर फेवरेबल है क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जैसे कि जो ठंडा पानी है उसको बाहर रखोगे, तो जब पानी ठंडा रहेगा तभी तो वो क्या करेगा, वाटर को कंडेंस करेगा। गर्म पानी थोड़ा ना वाटर को कंडेंस कर सकता है ना। सो लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल इन फिजिक्स ऑप्शन, जबकि इसमें हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। हाई टेम्परेचर फेवरेबल क्यों है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है हमको, है ना। जो पहले मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड था उसको हमको ब्रेक करना है, तभी हमको हाई टेम्परेचर चाहिए। इसमें इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिक्स ऑप्शन कम हो जाएगा। जैसे अगर वाटर वेपर कंडेंस हो गया है किसी बर्तन में, आप उस बर्तन को गर्म करोगे तो वाटर वेपर वापस से क्या हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे, है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, गैस जो मॉलिक्यूल हैं जो एड्जॉर्ब हुए हैं उनकी एक्टिवेशन, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो सरफेस को स्केप कर जाएंगे। जबकि इसमें क्या होता है, केमिस ऑप्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। दोनों ही केमिस ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन बोथ डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा एड्जॉर्प्शन बढ़ते जाएगा, है ना। सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते पता है ना, पाउडरी फॉर्म, उसको पाउडर कर दो। हमारे पास जो ऐसा बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं या कुछ बड़े उसके पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो उसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, जो फिजिक्स ऑप्शन है इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, जबकि केमिस ऑप्शन फॉर्म्स मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक, क्लियर हुआ। सो इस तरीके से हमने पढ़ा कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके देखेंगे कि जो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, उससे पहले एक दो चीज़ है और मैं बता देती हूँ। जो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहले वो डिपेंड करता है कि गैस का नेचर कैसा है और एड्जॉर्बेंट का कैसे नेचर है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो इन चार चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लास्ट, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, इन सब पे जो है गैस का एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ गैस और एड्जॉर्बेट। जो गैस है या जो एड्जॉर्बेट है उसका नेचर क्या है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो गैस इजीली लिक्विफाइबल होते हैं दे आर मोर रेडियली एड्जॉर्ब बाय दी सॉलिड्स। ठीक है, सो अगर गैस जो है इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे तो उनका एड्जॉर्प्शन ईजी हो जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला गैस इजीली लिक्विफाई हो सकता है, ये वाला गैस इजीली लिक्विफाई नहीं हो सकता, तो जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है इट डिपेंड्स ऑन दी क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, दी हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, higher the critical temperature, more easily a gas can liquefy. ठीक, तो अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ईजिली लिक्विफाइड हो सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हमने लास्ट ईयर चैप्टर 5 था स्टेट ऑफ गैसेस ऐसा कुछ था, उसमें हमने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा हुआ है ना। सो अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ईजिली लिक्विफाई हो सकता है।
ठीक है। पर जो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर लो है वो इजीली लिक्विफाई नहीं हो सकता, तो उसका एड्जॉर्प्शन भी क्या है, मुश्किल है। तो एड्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है कि गैस कैसा है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। अगर हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है मतलब वो इजीली एड्जॉर्ब होगा, क्यों, क्योंकि वो इजीली लिक्विफाई हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एड्जॉर्प्शन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट जो एड्जॉर्ब करने वाला जो सॉलिड है उसका नेचर क्या है। जैसे अगर मैं चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल की बात करूं तो एक्टिवेटेड चारकोल इज़ बेटर एड्जॉर्बेंट, ठीक है, उसमें एड्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो वो जो भी हमारा एड्जॉर्बेंट है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए ताकि वो ईजिली एड्जॉर्ब कर सके। दूसरा है उस एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से क्या होगा, एड्जॉर्प्शन हो सकता है। सो एड्जॉर्बेंट पे कैसे डिपेंड करता है, पहला तो वो एक्टिवेटेड होना चाहिए एड्जॉर्बेंट हमारा, दूसरा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हम मेटल्स भी यूज़ करते हैं तो हम लोग फाइनली डिवाइडेड मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे निकल या पैलेडियम भी यूज़ करें तो वो बहुत ही फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। चारकोल यूज़ करें तो पाउडर फॉर्म में रहना चाहिए ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो एड्जॉर्प्शन है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जनरली जो एड्जॉर्प्शन है इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि जो हमारा एड्जॉर्प्शन होता है इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपने ली शैटलियर का प्रिंसिपल लास्ट टाइम पढ़ा था, है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो जो प्रोसेस है वो आगे कब जाएगा, जब लो टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिवर्स में चले जाएगा वो रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा है प्रेशर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है एड्जॉर्प्शन का। तो अगर देखो इस तरीके से एक यहाँ पर एक सपोज कोई चारकोल रखा हुआ है, कुछ भी चारकोल या कुछ भी एक्टिवेटेड चारकोल रखा हुआ और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें कुछ एड्जॉर्ब हुए हैं, पर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ते जाएगा कि नहीं। अभी सपोज इस पर इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया इस पर क्या हो गया, गैस के मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से आके इसकी तरफ अटैच हो गए, इस पर एक्यूमुलेट हो गए। तो जैसे जैसे कुछ देर तक, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो ना एड्जॉर्प्शन बढ़ते जाता है ना। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, पास पास आएंगे तो क्या होंगे, जो भी हमारा एड्जॉर्बेंट है वो इजीली उसमें क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ज़्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अटैच हो जा रहे हैं। पर अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि देखो अब इसका सारा सरफेस तो फुल हो गया, अब इसके पास सरफेस एरिया में कोई जगह ही नहीं बची कि वो आने वाले गैस मॉलिक्यूल्स को क्या करे, एड्जॉर्ब कर सके। तो अब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो अब एड्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, होगा कि नहीं। पहले शुरुआत में क्या होगा, अगर मैं ग्राफ खींचूं प्रेशर पे और अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पे, ठीक है, इसको मैं x/m से डिनोट करूंगी, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब। तो पहले क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे अमाउंट भी, जो एड्जॉर्प्शन है उसका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं, पहले क्या किए, प्रेशर इधर बढ़ाते गए, ठीक है, प्रेशर पहले इतना था, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन आया, पहले इतना था फिर यहाँ पर आया। तो इस तरीके से आप प्रेशर बढ़ाते गए, एड्जॉर्प्शन भी क्या हो गया, बढ़ता गया। बट एक पॉइंट क्या आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो हमारा एड्जॉर्बेंट है उसका पूरा सरफेस एरिया फुल हो गया, उसके पास जगह ही नहीं है एड्जॉर्ब करने की। तो अगर आप प्रेशर आप बढ़ाओगे तो जो हमारा एड्जॉर्प्शन है उसका रेट नहीं बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अब और ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एड्जॉर्ब नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम शो करते हैं प्रेशर वर्सेस द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब को, कि पहले तो प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो गैस एड्जॉर्ब जो है वो बढ़ते जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जिसको हम सैचुरेशन प्रेशर बोलेंगे। ये जो प्रेशर है इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर, की अब प्रेशर बढ़ाएंगे
तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो ग्राफ है, इसके बारे में अगली जो क्लास है जिसमें हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, इसको और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो समझ में आया ये पूरा पॉइंट कि किस पे डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नेचर ऑफ गैस, गैस कैसा है, इजीली लिक्विफाइबल है कि नहीं, और लिक्विफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। गैस एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है, वो एक्टिवेटेड है कि नहीं, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर, क्योंकि एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आया, पहले तो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब गैसेस हैं वो बढ़ती जाएंगी। एक टाइम के बाद जब पूरा सरफेस इसका क्या हो गया, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो गया, तो अब कोई ज़्यादा एड्जॉर्प्शन, अब एड्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। तो एक टाइम के बाद सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी कि अब एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बढ़ा रहे हैं पर एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा, वो उतने का उतना ही है। ठीक है, तो उसको हम सैचुरेशन प्रेशर बोलेंगे उस प्रेशर को। सो ये होता है एड्जॉर्प्शन। अब आप बोलोगे कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जो फिजियो एड्जॉर्प्शन में तो समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन कम होगा, पर केमिजॉर्प्शन में कैसा होगा। सो केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, केमिजॉर्प्शन का स्पेशल केस मैं लेके बताती हूँ। केमिजॉर्प्शन में देखो, जैसे निकल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकल का सरफेस है, इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके अटैच होना है। तो पहले क्या करेंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। शुरुआत में हम क्या करेंगे, केमिजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फाइनल इनके बीच क्या हो जाएगा, एक परमानेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो पहले केमिजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन बढ़ते जाता है, पर एक पॉइंट के बाद अब प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो अब प्रेशर, अगर अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, एक पॉइंट रीच हो गया, उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अब ये भी बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि बॉन्ड फिर से ब्रेक हो, नहीं, हम तो एड्जॉर्प्शन चाहते हैं कि भाई ये इस पर इस तरीके से एड्जॉर्ब्ड रहे। तो इसमें क्या होता है, केमिजॉर्प्शन के केस में अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस x/m का ग्राफ खींचूं तो पहले क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट के बाद अगर अब आप टेम्परेचर बढ़ाए तो एब्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, और ये जो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और ये सब गैस मॉलिक्यूल्स बाहर से चले जाएंगे। ठीक है, सो टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिजॉर्प्शन के केस में पहले तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन कम होता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर द केमिजॉर्प्शन स्पेशली। फिजियोजॉर्प्शन में तो हमेशा ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन कम ही होगा, बट केमिजॉर्प्शन के केस में स्टार्टिंग में एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे एड्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, सो ये केस है केमिजॉर्प्शन का। तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन केमिजॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन और व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड डिपेंड्स। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स। ठीक है, एग्ज़ाम में थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं इससे, तो थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और नोट्स बना लेंगे इसकी बुक से आपकी, तो आप खुद से नोट्स बनाएं तो बेटर होगा, समझ के जो मेरी वीडियो देखो फिर आप अपनी बुक लो और उससे फिर नोट्स बनाओ तो बेटर होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।